सामने ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ दिल की बात। आप लोगों ने आजकल बहुत ज़्यादा सुना होगा कि माशी हालात बहुत ही ख़राब है मुल्क के, महंगाई बढ़ी जा रही है, आईएमएफ आने वाला है तो हो सकता है कि डॉलर भी मज़ीद महंगा हो जाए और बिजली तो डेफिनेटली महंगी होगी। फिर बहुत सारे नए टैक्सेस भी आ रहे हैं हमारे ऊपर। तो इस सब में कॉन्स्टेंटली ज़ाहिर है एक इंसान जो आम आदमी है वो तो डिप्रेशन में ही जाता है कि आने वाले वक्त में कोई सोल्यूशन तो आता हुआ नज़र नहीं आ रहा, हालात बेहतर होते हुए तो नहीं नज़र आ रहे। हाँ, मुश्किलात बढ़ेंगी। जो थोड़ा बहुत अगर हम बिजली इस्तेमाल कर लेते थे वो भी हम घर में बंद कर देंगे। पहले एसी बंद किए थे, अब पंखे भी बंद करना शुरू कर देंगे। मीनवाइल पूरे मुल्क में गर्मी की एक ऐसी लहर आई हुई है कि हालात बहुत ही नासाज और नागवार होते जा रहे हैं। अब इस सब में मैंने सोचा कि क्यों ना हम फोकस करें ऑन अ सोल्यूशन। और सोल्यूशन में ज़ाहिर है बहुत सारे डिफरेंट सोल्यूशन हैं पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स के। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो उसके अपने सोल्यूशन हैं, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो उसके अपने सॉल्यूशंस हैं। लेकिन मैं चाह रहा था कि कोई ऐसी एक इनोवेशन बताऊं जिससे आपको ये पता लगेगा कि कैसे गवर्नमेंट की एक पोटेंशियल छोटी इंटरवेंशन जो है वो एक ट्रिकल डाउन के ऊपर बहुत सारे मसाइल फिक्स कर सकती है। और इसीलिए आज हम डिस्कस करेंगे कैसे इलेक्ट्रिक कार्स, जी हाँ, बिजली से चलने वाली गाड़ियां, आप लोगों ने सुना होगा टेस्ला, बाइट, बहुत सारी दुनिया में आजकल एक रेस चल रही है कि इलेक्ट्रिक कार्स मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कौन राज करेगा। तो वही इलेक्ट्रिक कार्स अगर हम पाकिस्तान में बेचना शुरू कर दें तो कैसे उससे पूरी पाकिस्तानी इकोनॉमी ना सिर्फ रेवोल्यूशनाइज हो सकती है बल्कि हमारे सारे मसले ख़त्म कर सकती है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बहुत डिटेल के अंदर मैं पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करता हूँ, फिर उसके सॉल्यूशंस भी डिस्कस करता हूँ और फिर उसमें जो पोटेंशियल अगर आपके दिमाग में कोई सवालात आ रहे हैं तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। और मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे आप में से जो लोग आते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते, तो बराह करम हमारा दिल रखने के लिए चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर दें और लगे हाथों अगर वीडियो को लाइक भी कर दें तो आपका भाई बहुत ही मशकूर होगा। खैर, अब चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक मसले हैं क्या, जो मुआशी मसले हैं मैं मोटा मोटा इसमें डिस्कस करूंगा। मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो सीरीज एक की है ऑन द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड पोटेंशियल सॉल्यूशंस, यहाँ पर कहीं पर वो आ रही होगी, जिसमें हमने एनर्जी को और इलेक्ट्रिसिटी को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। बट अगर हम मोटा मोटा देखें तो हमें पता है कि पाकिस्तान में इनफ जॉब्स नहीं है। 35 लाख बच्चे हर साल 18 साल की उम्र को पहुंचते हैं, यानी कि वो जॉब मार्केट में एंटर हो जाते हैं और उनके लिए पाकिस्तान बहुत थोड़ी सी जॉब्स बनाता है और वो जॉब्स भी बहुत ही अनप्रोडक्टिव होती हैं या यूजलेस होती हैं। मसलन अगर एक बंदा जो है वो प्रॉपर्टी डीलर है और प्रॉपर्टी की फाइलें बेचता है तो उससे नेशन की प्रोडक्टिविटी को इतना फ़ायदा नहीं हो रहा। उससे ज़्यादा प्रोडक्टिव तो वो किसान है जो कि मेहनत करके जो है फल उगाता है। तो ना तो हमारे पास इनफ जॉब्स हैं और ना हमारे पास इनफ प्रोडक्टिव जॉब्स हैं, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। प्रोडक्टिविटी होगी तो ग्रोथ होगी, ग्रोथ होगी तो डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट होगी तो हमारी ज़िंदगियाँ बेहतर होंगी। अब जब हम प्रोडक्टिव ग्रोथ की बात करते हैं उसमें जो एक मेजर कंपोनेंट होता है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का होता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खासकर पाकिस्तान जैसी डेवलपिंग कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो रिलेटिवली जो अनस्किल्ड लेबर होती है पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ में, उनको वो बहुत ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड करती है और साथ ही वो बहुत प्रोडक्टिव होती है। और ये बात हमें मालूम है कि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बेचारी ठप ही रही है। 1960s में हमने मैन्युफैक्चरिंग बेस एक बनाई, फिर हमने उसको नेशनलाइज कर दिया और उसके बाद से आज तक हम चाइना से सस्ता माल मंगवा लेते हैं, लेकिन हम खुद पता नहीं क्यों हमारी जान जाती है कुछ भी पाकिस्तान में बनाते हुए। तो चले हम देख लेते हैं कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रही। देखिए, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग जो है ना उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक उसको रॉ मटेरियल चाहिए होता है, एक उसको ह्यूमन कैपिटल चाहिए होता है और एक उसको एनर्जी चाहिए होती है। रॉ मटेरियल यानी कि मुझे अगर टेबल बनानी है तो मुझे उसके लिए लकड़ चाहिए, मुझे अगर उसको शर्ट बनानी है तो मुझे उसके लिए धागा चाहिए या कॉटन चाहिए, मुझे अगर गाड़ी बनानी है तो मुझे उसके लिए शायद स्टील चाहिए है या आयरन चाहिए या एल्यूमिनियम चाहिए। अभी जो रॉ मटेरियल होता है ना इसको कमोडिटीज कहते हैं और ये पूरी दुनिया में एक दूसरे के साथ ट्रेड हो रहा होता है। जाहिर है कमोडिटी कोई एक कंट्री तमाम कमोडिटीज तो नहीं बना सकती, तो इस वजह से वो खुद कुछ बनाती है, कुछ वो इंडोनेशिया से मंगवाती है, कुछ वो दुबई से मंगवाती है, कुछ वो और जगहों से सोर्स करती है। और इसकी वजह से जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो बेसिकली पूरी दुनिया में सेम होती हैं। अगर हम कुछ बना रहे हैं या चाइनीज कुछ बना रहे हैं या अमरीकी कुछ बना रहे हैं, उनको माल एक ही प्राइस पे मिलेगा, जिससे हमें यह पता लगता है कि जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट में प्रॉब्लम नहीं है। फिर बात आती है ह्यूमन कैपिटल की। अब जाहिर है हम एक गरीब कंट्री हैं, हमारा कुछ 1400-1500 जीडीपी पर कैपिटा है। इसी को आप कंपेयर करें अगर यूरोप से फॉर एग्जांपल, जहां पे 30-40-50 हज़ार जीडीपी पर कैपिटा है, या इवन चाइना से जहां पर ऑलमोस्ट 12,700 जीडीपी पर कैपिटा हो चुका है, यानी कि हमसे तकरीबन 9 गुना ज़्यादा। तो जाहिर है हमें पता लगता है कि यार ह्यूमन कैपिटल में हम सस्ते हैं, यानी कि हमारा वर्कर जो है वो 1/9 ऑफ द कॉस्ट में काम करने के लिए रेडी है कंपेयर टू चाइनीज़ वर्कर। तो अगर हमने कोई मैन्युफैक्चरिंग करनी है जिसमें इंसानी हाथ इस्तेमाल होने, इंसानी मुशक्क़त लगनी है, तो उसमें हमारे पास एक एडवांटेज है। और इसी के साथ तीसरी चीज़ आती है एनर्जी, और यहाँ पर पर्टिकुलरली जो इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ पर हम फंस जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी कंपेरेबल मार्केट्स के मुकाबले में 3 से 4 गुना महंगी है। तो जाहिर है जब आपने कॉटन लेना है, कॉटन को आपने मशीन इस्तेमाल करके उसको बिजली देनी है और उससे आपने धागा बनाना है, फिर उस धागे को आपने मशीन इस्तेमाल करके बिजली देकर आपने कपड़ा बनाना है, फिर उस कपड़े को आपने मशीन इस्तेमाल करके बिजली देकर आपने शर्ट में कन्वर्ट करना है। इस तमाम प्रोसेस के अंदर जो बिजली लग रही है उसकी कॉस्ट अगर कंपेरेबल मार्केट से 3 से 4 गुना ज़्यादा है, तो जो फिनिश प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट जो आपको पड़ रही है वो ज़्यादा है। तो जब आप ग्लोबल मार्केट में जाते हैं और जाके आप अपने माल को बेचने की कोशिश करते हैं, तो जाहिर है अगर लेट्स से कोई इंडिया में है या वियतनाम में है
वो अगर उसको कॉस्ट ही कम पड़ रही है तो वो सस्ते में बेच सकता है, और जब वो सस्ते में बेच सकता है तो खरीदार आपसे क्यों खरीदेगा? वो जाएगा और जाके इंडिया से खरीदेगा या वियतनाम से खरीदेगा या बांग्लादेश से खरीदेगा। और इसी वजह से ना हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा सके और ना हम इवन पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करके पाकिस्तानियों को ही कुछ बना के दे सके, क्योंकि इट्स ऑलवेज चीपर टू ब्रिंग स्टफ फ्रॉम चाइना इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट इन पाकिस्तान। अच्छा, अब हमें पहले ही पता है कि बिजली ऑलरेडी एक्सपेंसिव है, लेकिन हमें सुनने में आ रहा है कि यार आईएमएफ कह रहा है कि आने वाले दिनों में बजट के बाद मजीद आप बिजली महंगी कर दें। अभी 70-75 रुपए का यूनिट पड़ रहा है, आने वाले दिनों में सुनने में आ रहा है कि ये 100 रुपए भी क्रॉस कर जाएगा। तो आप सोचते हो कि चलो ठीक है, कॉम 100 रुपए भी दे देगी, लेकिन एक तरफ तो हम इतनी महंगी बिजली दे रहे हैं, मतलब जहाँ पर हमें यूएई में 24 रुपए का यूनिट मिल रहा है या बाकी कंट्रीज के अंदर इसी तरह 20, 25, 30 रुपए का यूनिट मिल रहा है, वहाँ पर अगर हम 100 रुपए का यूनिट दे रहे हैं तो ठीक है, चलो 100 रुपए का हम यूनिट दे रहे हैं, कम से कम काम चल रहा है, कारखाने चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, क्योंकि साथ ही गवर्नमेंट का ट्रिलियंस ऑफ रुपीस का सर्कुलर डेट भी है। यानी कि गवर्नमेंट ने जो इन कारखानों को, जो बिजली के कारखाने हैं, उनको जो पैसे देने हैं, वो हमारे से पैसा लेने के बावजूद इतने पैसे इकट्ठे नहीं होते कि वो उन कारखानों को पैसे दे सके। और बंदा फिर सर हो जाता है कि यार फिर इसका मतलब है कि ये जो बिजली है, ये अगर मैं कंज्यूमर के स्टैंड पॉइंट पे देखूं तो ये तो शायद हमसे 200 रुपए का यूनिट लें तब जाके ये उनको पैसे लौटा सकते हैं, क्योंकि 100 रुपए के यूनिट के ऊपर भी पैसा पूरा नहीं हो रहा और हर साल ट्रिलियंस ऑफ रुपीस जो है वो सर्कुलर डेट के ऐड हो जाते हैं। और इसमें याद रखें कि महंगी बिजली होने की वजह से सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं हो रही कि यार चलो हमारा एसी नहीं चल रहा है या हमारे पंखे नहीं चल रहे हैं या हमें लाइट कम करनी पड़ रही है और हमारी ना दिक्कत हो रही है, गर्मी के अंदर हम खराब हो रहे हैं थोड़े से। इससे ये भी नुकसान हो रहा है कि गवर्नमेंट के ऊपर जो डेट बढ़ रहा है, उससे जो हम टैक्स का पैसा देते हैं, वो टैक्स का पैसा अब डेवलपमेंट में नहीं इस्तेमाल हो सकता, वो अस्पतालों में, स्कूलों में, वो रोडें बनाने में इस्तेमाल नहीं हो सकता। वो सारा का सारा जो है इन कारखानों के डेट को सर्विस करने के लिए जा रहा है। तो मतलब बिजली भी महंगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कम, बाइंग पावर भी हमारी गिरे और हमारे ही टैक्स के पैसे से डेवलपमेंट भी नहीं हो पा रही। अब ये एक अजीब चिकन एंड एग प्रॉब्लम है कि हम बिजली को सस्ता करेंगे तो हमारी इंडस्ट्री ग्रो करेगी, या फिर हम इंडस्ट्री को ग्रो कराएंगे तो बिजली ऑटोमेटिकली सस्ती होगी। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यार पहली वाली बात तो समझ आ गई कि बिजली सस्ती होगी तो इंडस्ट्री ग्रो करेगी, जाहिर है सस्ता यूनिट आएगा, सस्ता यूनिट आएगा तो सस्ती मैन्युफैक्चरिंग होगी, सस्ती प्रोडक्शन होगी, सस्ती प्रोडक्शन होगी तो आप मंडी में जाके अच्छे दाम पे बेच सकते हैं। लेकिन जो आपने दूसरी बात की है कि इंडस्ट्री बड़ी होगी तो ऑटोमेटिकली बिजली सस्ती होगी, इसका क्या मतलब है? देखिए, इसके लिए आपको बिजली को समझना पड़ेगा कि बिजली का बिल आखिर इतना महंगा है क्यों। जो बिजली की हमारी प्रोडक्शन है ना, जो हम अगर देखेंगे कारखाने जो हैं वो बिजली को प्रोड्यूस किस कॉस्ट में कर रहे हैं, उनका जाहिर है वो भी एक इंडस्ट्री है, उसका एक रॉ मटेरियल है, उसका एक ह्यूमन कंपोनेंट है और उसका एक आउटपुट है। उसकी बेसिस के ऊपर हम देखेंगे यार उनको कॉस्ट क्या आ रही है। मतलब वो कारखाने कोई मरीख से तो नहीं आए हुए, इंडिया में भी वैसे ही कारखाने हैं, चाइना में भी वैसे ही कारखाने हैं, तो हमारे कारखाने इतने कोई स्पेशल क्यों हैं कि उनकी बिजली जो है वो 3-4 गुना महंगी है। तो उसमें हमें नज़र आता है कि यार हमारी प्रोडक्शन जो है वो ऑलरेडी ग्लोबली कंपेरेटिव है, लेकिन उसमें ज़ाहिर है कि हमारा एक मिक्स होता है जिसमें अगर हम कहते हैं कि हाइडल इलेक्ट्रिसिटी है, पानी से बनने वाली बिजली, या न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी है या विंड इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो तो उसकी रनिंग कॉस्ट ऐसा कोई भी नहीं है, मेंटेनेंस की लगती है, उसकी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत थोड़ी होती है। ज़्यादा हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है वो फ्यूल बेस्ड, यानी कि ऑयल बेस्ड प्लांट्स या गैस बेस्ड प्लांट्स, या अगर हम इंपोर्टेड कोल से बना रहे हैं तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है। तो हमें पहला तो ये पता है कि यार ऑलरेडी हम ग्लोबली कंपेरेटिव है, लेकिन आने वाले सालों के अंदर जैसे जैसे हमारे ऑयल और गैस के प्लांट्स डीकमीशन होंगे और हाइडल और ये रिन्यूएबल और जो लोकल कोल वाले प्लांट्स हैं ये मजीद कमीशन होंगे, तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मजीद कम होती जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो एक कंपोनेंट हो गया, उसमें कोई मसला नहीं है। जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो ये है कि गवर्नमेंट ने जब बिजली के मुआहिदे किए थे तो उस टाइम के ऊपर गवर्नमेंट सिंगल बायर थी, मतलब फ्री मार्केट तो नहीं थी कि यार कोई भी आए और आके बिजली बनाए, कोई भी आए और उसको खरीदे और खरीद के जो है वो कंज्यूमर तक पहुंचा दे। गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कंट्रोल रखा हुआ था और उस कंट्रोल की वजह से प्राइवेट सेक्टर ने बोला कि सर आप आज तो बोल रहे हैं कि आपको बिजली चाहिए, कल को आप बिजली नहीं खरीदेंगे, हम ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पे लगा दें, अगर हमारी बिजली आप खरीदे ही ना तो फिर हमें क्या फ़ायदा होगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कोई मसला नहीं है, हम आके तुम्हारे साथ सॉवरेन गारंटी साइन करते हैं कि अगर तुम बिजली बनाओ या तुम बिजली ना बनाओ, हम तुम्हें उसके कैपेसिटी पेमेंट की मद में चार्जेस देते रहेंगे। यानी कि अगर 1200 मेगावाट का प्लांट है और वो प्लांट डिमांड कम होने की वजह से 400 मेगावाट बना रहा है, तो 400 मेगावाट के तो हम तुम्हें पैसे देंगे जो भी तुम्हारे बनते हैं, लेकिन 800 मेगावाट के हम तुम्हें कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस देंगे ताकि तुमने जो इतना बड़ा कारखाना लगाया है उस कारखाने के तुम्हें पूरे पैसे मिलते रहे। अब इसको मद्देनजर रखते हुए जब हम बिजली का बिल निकालते हैं ना, तो उसमें आपको 4 मेजर चार्जेस नजर आते हैं। पहला आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नजर आती है, जो कि अगेन मैंने आपको बताया कि ग्लोबली कंपेरेटिव है, वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है। दूसरा आपको कैपेसिटी पेमेंट चार्ज नजर आता है। मैं आपको बताऊं कि जो इस महीने हर यूनिट आप कंज्यूम करेंगे उस पर 16 रुपए आपको सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट का चार्ज आएगा। यानी कि अगर 75 रुपए की बिजली है तो 16 रुपए तो आप वैसे ही निकाल लें, वो बिजली 59 रुपीज़ की होनी चाहिए, लेकिन वो हम 16 रुपए इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि हमारी डिमांड ही इतनी नहीं है। फिर इसके साथ गवर्नमेंट के टैक्सेस आते हैं जो कि ठीक ठाक अमाउंट ऑफ टैक्सेस हैं, और इसमें गवर्नमेंट ये भी ऐड करती है कि यार मैं चूंकि इनकम टैक्स डायरेक्टली ले नहीं पा रही, मैं बहुत ही निकम्मी हूँ, तो इस वजह से तुम लोगों के बिजली के बिल के ऊपर ना मैं इनकम टैक्स डाल दूंगी, मैं विद होल्डिंग टैक्स डाल दूंगी, मैं किसी तरीके से इनडायरेक्टली तुमसे टैक्सेस ले लूँगी क्योंकि मुझे एक्चुअल तो
मेरा दिमाग है कोई नहीं कि मैं जो है ना देखूँ कि कौन प्रॉफिटेबिलिटी कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। अब ज़ाहिर है कारखाना नया लगा है, उस कारखाने में अभी प्रॉफिटेबिलिटी आना नहीं शुरू हुई, उन्होंने माल बेचना नहीं शुरू किया। अभी तो वो सिर्फ़ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। उस पे वो ऑलरेडी बिजली के बिलों की मद में जो है ना इनकम टैक्स और विदहोल्डिंग टैक्स और पता नहीं क्या-क्या टैक्सेस देना शुरू कर देंगे। और फिर चौथे नंबर पे आता है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, जो कि खुदा ही जानता है कि किस बेसिस के ऊपर ये निकालते हैं। क्योंकि मैंने पिछले महीने का अपना बिल देखा, मैं था नहीं अपने घर पे, तो तकरीबन 221 यूनिट टोटल इस्तेमाल हुआ। अब 221 यूनिट इस्तेमाल के ऊपर मेरा 18 या 19,000 रुपया बिल आया। मैंने बिल देखा, मैंने कहा यार ये क्या चल रहा है? बिल का ब्रेकडाउन देखा तो टोटल टैक्सेस वैक्सेस सब मिला मिलू के मेरा 8,000 रुपये का बिल आ रहा था, और उसके ऊपर मजीद 8,500 रुपया फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्ज लगा हुआ था। तो चलो हम मान लेते हैं कि गैस और पेट्रोल के कारखाने चल रहे हैं और उसकी वजह से उसकी प्राइस अप एंड डाउन होने की वजह से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी है। लेकिन इससे आपको ये बात समझ आ जाती है कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस बहुत ज़्यादा ले रही है, और गवर्नमेंट जो है वो कैपेसिटी पेमेंट के चार्जेस ले रही है, जिसको मिला करके वो जब बिजली का बिल भेजती है आपको, तो वो इतना महंगा होता है तो आपको वारा ही नहीं खाता कि आप उसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। तो आपकी कॉन्स्टेंटली कोशिश होती है कि यार मैं अपना बिजली का बिल कम करूं। जाहिर है आपकी एक तनख्वाह है, उस तनख्वाह में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ बजट है जिसको आप बिजली पे स्पेंड कर सकते हैं। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है आप अपनी कंजम्पशन कम करना शुरू कर देते हैं, और उससे पाकिस्तान एक स्पाइरल में जाता है। जैसे आप प्राइस बढ़ाएंगे वैसे आपकी कंजम्पशन मजीद कम होगी, जैसे कंजम्पशन मजीद कम होगी तो एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, प्रोडक्शन डिक्रीज होगी तो कैपेसिटी पेमेंट का चार्ज बढ़ता जाएगा। और ये अगर सिस्टम ऐसे ही चलता रहा ना, तो एक वक्त आएगा जब 1,000 रुपये का यूनिट होगा, बिजली हम सारे के सारे कटा चुके होंगे, और हम बस सिर्फ और सिर्फ जो है ना कैपेसिटी पेमेंट के चार्जेस दे रहे होंगे, या हम तो वो भी नहीं दे रहे होंगे, वो बस गवर्नमेंट के ऊपर डेट बढ़ी जा रहा होगा। और ये एक इतना बड़ा मसला है कि ये आपको समझ ही नहीं आ रही इस वक्त कि ये आपकी पूरी की पूरी इकोनॉमी और पूरी की पूरी गवर्नमेंट को तबाह कर जाएगा, ये खा के ले जाएगा। लेकिन जितने भी लोगों से मैंने बात की है, चाहे वो पीटीआई की गवर्नमेंट में हो, नून लीग की गवर्नमेंट में हो, पीपल्स पार्टी वाले तो खैर अलग ही फ्लो में है, तो इन सब से आप पूछें, इनके पास ₹1.5 का कोई सोल्यूशन नहीं है। ये लिटरली बस आते हैं और आके जो है ना इसको इस चीज़ को इधर घुमा देते हैं, उस चीज़ को कहीं और घुमा देते हैं, आपको फालतू बातों में घुमाते रहते हैं, और हर गवर्नमेंट में सर्कुलर डेट बढ़ता रहा है। अच्छा, बिजली का प्रॉब्लम आपको समझ आ गया, आप चलते हैं गाड़ियों की तरफ। पाकिस्तान में टोटल जो 4 व्हीलर गाड़ियाँ हैं, जो कि हमारी पैसेंजर गाड़ियाँ होती हैं, घरों में खड़ी होती हैं, वो 7.5 मिलियन है, यानी कि 75 लाख गाड़ियाँ। और हर साल हम 2 लाख नई गाड़ियाँ लेके उस टोटल अमाउंट के अंदर ऐड करते हैं। इसी तरीके से जब हम मोटर बाइक्स की बात करें तो हमारे पास तकरीबन 155 मिलियन रजिस्टर्ड मोटर बाइक्स हैं, और हर साल हम 2 मिलियन यानी कि 20 लाख मोटरसाइकिलें पाकिस्तान में खरीद के रजिस्टर करते हैं। अब मैं यहाँ पे एक हाइपोथेसिस बिल्ड करता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार हमारा मसला बिजली का क्या है? हमारा मसला ये है कि हम टैक्सेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, और बी हम कैपेसिटी पेमेंट की मद में इतना सारा पैसा दे रहे हैं, जो कि अगर वो दोनों चीज़ें ना हो तो हमारी बिजली की प्राइस ओवरऑल रिड्यूस होगी। बिजली की प्राइस रिड्यूस होगी तो ऑटोमेटिकली हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बेहतर होगी, कि हम सेम अमाउंट ऑफ बिल के अंदर हम एसी इस्तेमाल कर रहे होंगे, हम डिफरेंट मशीन्स इस्तेमाल कर रहे होंगे, जिससे हमारी ज़िंदगी आसान होगी और हम बेहतर चीज़ों के ऊपर फोकस कर सकेंगे। और उसी के साथ साथ हम ग्लोबली कंपेटिटिव होंगे अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस में, जिससे फिर आपको जैसे मैंने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, और ऑटोमेटिकली उससे हम एक्सपोर्ट कंपेटिटिव होकर अपने डॉलर्स बढ़ाएंगे, जिन डॉलर से पाकिस्तान बेसिकली चलता है। जो हम सुबह शाम सुनते हैं कि यार डॉलर का मसला, डॉलर का मसला, डॉलर का मसला, वो डॉलर का क्राइसिस भी डायरेक्टली इससे ही लिंक्ड है। तो ठीक है, फिर हमने किसी तरीके से अपने बिजली के ऊपर टैक्सेस कम करने हैं और हमने कैपेसिटी पेमेंट कम करनी है। तो मैं ये हाइपोथेसिस बिल्ड करता हूँ कि अगर हमारी बिजली की यूटिलाइजेशन फुल हो जाए, यानी कि हमारे पास जो 45,000 मेगावाट कारखाने लगे हुए हैं वो हम सारे के सारे 45,000 इस्तेमाल कर लें, तो जाहिर है कैपेसिटी पेमेंट जीरो हो जाएगी। कैपेसिटी पेमेंट जीरो हो जाएगी तो इसका मतलब है कि जो 16 रुपए हम बिजली के यूनिट के ऊपर देते हैं वो तो डायरेक्ट आपकी सेविंग होगी। बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि यार बिजली की यूजेज बढ़ानी है, लेकिन बिजली की यूजेज इस प्राइस पे तो बढ़ा नहीं सकते। या तो गवर्नमेंट जो है वो प्राइस कम करे और हम यूजेज बढ़ाएं और उससे चीज़ नॉर्मलाइज हो, लेकिन गवर्नमेंट के पास आपको पता है फिस्कल स्पेस नहीं है, ऑलरेडी सर्कुलर डेट आसमान के ऊपर है। साथ ही हमें पता है कि गवर्नमेंट के माशी हालात तो इतने ख़राब हैं कि वो तो जो उनके पास थोड़ा बहुत कुछ है भी वो भी बेचने के मूड में है। तो गवर्नमेंट से तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बिजली का बिल कम करेंगे। तो दूसरा तरीका ये कि खैर है बिजली का बिल महंगा है, ऐसी की तैसी हम तो अपनी कंजम्पशन बढ़ाएंगे, वो भी हम नहीं कर सकते। ऑलरेडी महंगाई हर तरफ है, जॉब्स हैं कोई नहीं, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, वो कैसे पैसा लगा के अपनी कंजम्पशन को बढ़ाएं। और मैंने आपको पहले बोला था यहाँ पर चिकन एंड एग आती है कि या तो आप बिजली के बिल को सस्ता करें ताकि कंजम्पशन बढ़े, या आप अपनी कंजम्पशन बढ़ाएं ताकि बिल सस्ता हो। यहाँ पर चूंकि हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है, जॉब्स नहीं है, पैसा नहीं है, तो लोगों के पास तनख्वाहें नहीं है या तनख्वाहें बहुत कम है, तो वो ऑटोमेटिकली अपनी कंजम्पशन तो बढ़ा नहीं सकते। और चूंकि उनकी कंजम्पशन बढ़ी हुई नहीं है और उधर आपकी गवर्नमेंट के पास ही पैसा नहीं है कि वो बिजली को कम कर सके कि ताकि कंजम्पशन बढ़े, तो हम एक अजीब से डेथ स्पाइरल में है। और वो डेथ स्पाइरल एक दूसरे को फीड कर रहा है। कैसे? 2022 में हमारे कारखानों ने 1,40,000 गीगावाट आवर बिजली प्रोड्यूस की थी, जबकि इस साल हम 1,25,000 गीगावाट आवर बिजली प्रोड्यूस करेंगे। यानी कि हम पिछले 2 साल में बिजली बढ़ाने के बजाय हमने मजीद 15,000 गीगावाट आवर कम की है। तो इससे क्या हुआ? इससे कैपेसिटी पेमेंट बढ़ेगी, और जब वो कैपेसिटी पेमेंट बढ़ेगी तो अगले साल फिर मजीद जो है वो लोग इतनी महंगी बिजली अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, तो हो सकता है कि मजीद प्रोडक्शन कम हो और मजीद
कैपेसिटी पेमेंट बढ़े। तो हमने ये फिगर आउट करना है कि हमने एग्जिस्टिंग तरीके से कैसे अपनी बिजली की कंजम्पशन को बढ़ाना है, और इसका एक बड़ा शॉर्ट तरीका है इलेक्ट्रिक कार्स। अब हमें पता है कि पाकिस्तान में हम गाड़ियां ऑलरेडी इस्तेमाल करते हैं, हमें पता है कि उन गाड़ियों के ऊपर हमारा खर्च भी आता है, चाहे उनकी मेंटेनेंस के ऊपर आए, चाहे उसके पेट्रोल के ऊपर आए। तो पेट्रोल ऑलरेडी हम एज इंडिविजुअल्स हर महीने पैसे लगा के हम वो पेट्रोल देते ही देते हैं, और इसी तरह गवर्नमेंट हर साल तकरीबन 15 अरब डॉलर का पेट्रोल आलमी मंडी से खरीदती है ताकि वो गाड़ियों में पेट्रोल भर सके। ये पैसा सालाना खर्च हो ही हो रहा है, ये कोई नया पैसा नहीं है, कोई अपनी पॉकेट मनी से नहीं आप निकाल रहे, ये ऑलरेडी पैसा है जो कि आपने इस काम के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एज कंज्यूमर्स एंड एज गवर्नमेंट ऑलरेडी स्पेंड करना है। तो हाइपोथेसिस मेरा ये है कि अगर हम पाकिस्तान में तमाम गाड़ियां इलेक्ट्रिक कर लें तो उससे कितना डिफरेंस आएगा, जरा उसको देखते हैं। पाकिस्तान में ऑन एवरेज जो एक गाड़ी है वो 10,000 किलोमीटर चलती है सालाना, और एवरेज जो मोटरसाइकिल है वो तकरीबन 4,000 किलोमीटर चलती है सालाना। हमारे बेस्ट केस सिनारियो में अगर हम 75 लाख गाड़ियों को इलेक्ट्रिक कार बना लें और 15 करोड़ जो मोटर बाइक्स हैं उनको इलेक्ट्रिक मोटर बाइक बना लें, तो जो टोटल मजमूई तौर पर हमारे गीगावाट आवर्स की रिक्वायरमेंट है ना, सिर्फ उनको चार्ज करने के लिए एनुअली, वो 1,65,000 गीगावाट आवर है। यानी कि इस साल जो हम 1,25,000 गीगावाट आवर कंज्यूम कर रहे हैं उससे डबल से भी ज्यादा। और ये अमाउंट अगर आप मिला लें तो तकरीबन आपकी उतनी अमाउंट बनती है जितनी टोटल प्रोडक्शन कैपेबिलिटी इस वक्त पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है। जाहिर है हमें ये बात मालूम है कि आने वाले वक्त के अंदर अभी बहुत सारे ऐसे कारखाने हैं जो कि कमीशन होकर ऐड होंगे, जो कि मजीद कैपेसिटी पेमेंट लेकर आएंगे। लेकिन अगर हम आज की पाकिस्तान की सिचुएशन देखें तो पाकिस्तान में जो एनर्जी चाहिए आपको गाड़ियों को चलाने के लिए, और जो एनर्जी चाहिए आपके घरों में, और जो एनर्जी चाहिए आपको आपके कारखानों में, वो तमाम एनर्जी टेक्निकली उसकी डिमांड पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है। हम सिर्फ और सिर्फ उसको सही तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं कर पा रहे। अब जाहिर है इसके ऊपर मुझे पता है कि लोगों ने कहना है कि भैया हम 75 लाख गाड़ियों को इलेक्ट्रिक नहीं कर सकते, हमारे पास इतने बिलियन डॉलर्स नहीं है, हम गाड़ियां पाकिस्तान में नहीं बनाते, बाहर से हम 75 लाख गाड़ियां कहाँ से मंगवाएंगे। तो मैं बिल्कुल कतई ये नहीं कह रहा कि हम ओवरनाइट चेंज ले आए, मैं आपको एक बिग पिक्चर दे रहा हूँ कि दैट इज़ द पोटेंशियल। अब उसके अंदर हमने सर्टन इंटरवेंशन इस्तेमाल करके हमने इंसेंटिवाइज करना है पब्लिक को कि यार आप अब इफ़ नथिंग एल्स सिर्फ साल की हम उसी से शुरू कर देंगे जो 2 लाख गाड़ियां हैं और जो 20 लाख मोटरसाइकिलें हैं वो तमाम इलेक्ट्रिक हों, उसमें पेट्रोल की गाड़ियां और मोटरसाइकिलें आए ही ना, और आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी पुरानी पेट्रोल की गाड़ियां हैं वो हम फेज़ आउट करें, और जो हमारी इलेक्ट्रिक है वो हम पूरे पाकिस्तानी निज़ाम के अंदर चलाना शुरू कर दें। तो उससे सिर्फ ये नहीं कि अच्छा यार चलो एक नई टेक्नोलॉजी है उसका हमें फ़ायदा मिलेगा, नहीं यार चलो क्लाइमेट चेंज में हमें फ़ायदा मिल जाएगा, हमें डायरेक्ट उसकी इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस हैं, हमारी इकोनॉमी को डायरेक्ट उससे फ़ायदा होता है। अब देखिए पाकिस्तान में जो गाड़ियाँ हैं ना वो इम्पोर्ट होकर असेंबल होती हैं। हम इतने निकम्मे थे, हमने कभी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करने की कोशिश ही नहीं की, या हम कर ही नहीं पाए। लेकिन चलो कोई नहीं, अगर हम कर चुके होते तो इस वक्त इस कन्वर्जन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती। तो चूंकि हम सिर्फ असेंबल कर रहे हैं तो उससे हमारी जो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन है वो एक्चुअली बहुत थोड़ी है। हमने सिर्फ और सिर्फ अपने असेंबली यूनिट्स को कहना है कि यार अब तुम जो है ना ये पेट्रोल वाली गाड़ियां असेंबल करने के बजाय तुम अब इलेक्ट्रिक वाली गाड़ियां असेंबल करो, और जो ओवरऑल सप्लाई चेन है उसको हमने सिर्फ कन्वर्ट करना है इस नए निज़ाम की तरफ। और हम पोटेंशियली लीप फ्रॉग कर सकते हैं इनटू द फ्यूचर, जिसमें एक ऐसी इंडस्ट्री जिसके ऊपर इस वक्त चाइना और अमेरिका की जंग चल रही है, मतलब द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इज इलेक्ट्रिक कार्स। इस वक्त टोटल ये चल रहा है कि यार इलेक्ट्रिक कार्स में कौन डोमिनेट करेगा, क्योंकि जो भी उसको डोमिनेट करेगा वो एक बहुत बड़ी सुपर पावर इकोनॉमी होगी इन द फ्यूचर। तो इसमें जब तमाम दुनिया की कंट्रीज एक ही साथ जो है वो रेस में स्टार्ट कर रही हैं, यहाँ पर हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम देखें कि हम उसमें अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम compete करेंगे, हम चाइना से बेहतर हो जाएंगे, कोई सीन ही नहीं है। लेकिन चाइना के अपने भी बड़े सारे मसाइल हैं, खासकर जब हम देखते हैं कि सप्लाई चेन के ऊपर और एक्सपोर्ट कंट्रोल्स के ऊपर बहुत सारे मसाइल हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रिक कार की इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगाना शुरू कर दें तो उससे एक तो हमारी लोकल इंडस्ट्री को जो फ़ायदा होगा, जो हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, उसी के साथ साथ यही गाड़ियाँ इवेंचुअली आपकी अफ्रीका और मिडल ईस्ट में भी जा रही होंगी। और मज़ेदार बात यह है कि अब गाड़ियाँ इतनी सस्ती हो चुकी हैं इलेक्ट्रिक। मैं देख रहा था बाइट की डॉल्फिन के नाम से आई बिलीव गाड़ी आई है, वो जरा चेक करिएगा, $10,000 की वो इलेक्ट्रिक गाड़ी है जो कि तकरीबन 400-450 किलोमीटर की रेंज के साथ आती है। तो पहले तो होता था ना कि इलेक्ट्रिक गाड़ी एक शशका थी, अब आपकी वो ऐसी गाड़ी है जो कि कंज्यूमर की प्राइस पे है। जो आपकी तो एवरेज गाड़ी मिलती है ऑल्टो, स्विफ्ट, ये वो भी अब 40-40, 50-50 लाख रुपए की मिल रही हैं। ये आपकी बाइट की जो डॉल्फिन है ये $10,000 यानी कि 27 लाख रुपए की गाड़ी है, और बेहतरीन गाड़ी है। आप उसको देखें आपका होश उड़ जाएंगे। तो कंज्यूमर को ना एट दिस पॉइंट इन टाइम इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट होने में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, उनको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लग रही। वो थियोरेटिकली विदाउट एनी चेंज, जो मैंने आपको बताया 2 लाख कंज्यूमर गाड़ी का है और 20 लाख कंज्यूमर बाइक का है, वो सेम प्राइस देंगे, उसको गैस के बजाय अब इलेक्ट्रिक कार मिलना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से जो स्टेट को मसला है कि यार मेरा डॉलर आउटफ्लो जो है वो कंट्रोल होना चाहिए, तो वो पहले भी गाड़ियां बाहर से मंगवा रहा था, उसको असेंबल कर रहा था, आज भी वो गाड़ियां बाहर से मंगवाएगा और उसको असेंबल करेगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, डॉलर भी आपका उतने का उतना ही लग रहा है। फर्क ये है कि इससे आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट एरियाज में फ़ायदे होंगे, जो कि मैं आपको अब बताता हूँ। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तकरीबन 15 अरब डॉलर का ऑयल इंपोर्ट करती है। चले मैं कहता हूँ उस ऑयल के अंदर जो है आपका इंडस्ट्री के अंदर भी ऑयल इस्तेमाल होता होगा, उसमें जेट फ्यूल के लिए भी ऑयल आता होगा, उसमें बहुत सारी चीज़ों के लिए आता होगा, लेकिन कम अज़ कम एटलीस्ट $7.5 अरब वर्थ ऑफ पेट्रोलियम गैसोलीन आती है जो कि आपकी गाड़ियों में डलती है।
और ये प्रॉबली अमाउंट ज़्यादा है, लेकिन एक मैंने कंजर्वेटिव एस्टिमेट लिया, $7.5 अरब हम सालाना फूकते हैं फालतू का, जो कि अगर हमारी पूरी इंडस्ट्री इलेक्ट्रिक के ऊपर हो तो ना सिर्फ हमारी बिजली सस्ती होगी बल्कि हमारे $7.5 अरब डायरेक्टली सेव होंगे। कैन यू इमेजिन, हम एक एक दो दो अरब के IMF के पीछे जाते हैं, हम कहते हैं कि यार हमारी जो टोटल एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री है वो कोई $20-25 अरब सालाना लेकर आती है, यहाँ पर 1/3 ऑफ दैट अमाउंट हम सिर्फ और सिर्फ अपनी जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन है उसको अगर हम इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट कर लें तो $7.5 अरब की बचत हम कर सकते हैं। फिर इसी के साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी कैपेसिटी पेमेंट है वो कम होगी, क्योंकि अब हमारा कंज्यूमर जो है वो पैसे तो लगाता है पेट्रोल के ऊपर, वो पेट्रोल पे नहीं लगाएगा, वो बिजली पे लगाएगा, तो आपकी डायरेक्टली कैपेसिटी पेमेंट रिड्यूस होगी, बिजली का बिल कम आएगा, आपकी इंडस्ट्री को फायदा होगा, आपके घरों को फायदा होगा, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, और जो आपका फॉरेक्स बच रहा है उससे आपका डॉलर भी स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएगा। फिर हमें ये भी पता है कि जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं उनकी मेंटेनेंस की कॉस्ट नहीं है जैसा कि आपकी पेट्रोल वाली गाड़ियों की कॉस्ट होती है, तो कंज्यूमर वहां पे भी पैसे बचाता है। फिर हमें ये भी पता है कि जो बिजली के बिल, और मैं आपको बताऊं पाकिस्तान में ₹100 का अगर बिजली का यूनिट हो ना, उससे कंपेयर करें ₹273 का जो पेट्रोल आज हमें मार्केट में मिल रहा है, तो सेम किलोमीटर अगर हम बिजली से चलाएं तो तकरीबन आधी प्राइस आती है। यानी कि अगर आपका महीने का जो है ना सेम अमाउंट ट्रैवल करने का बजट जो है वो ₹20,000 है, तो बिजली के ऊपर आपको ₹10,000 उसकी कॉस्ट आएगी, जिससे डायरेक्टली कंज्यूमर की भी सेविंग हो रही है। और फिर आपको पता है कि हर साल हम देखते हैं कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में तो खैर बहुत ही ज्यादा, बट बाकी शहरों में भी एयर क्वालिटी का एक प्रॉब्लम आ जाता है, जिससे टॉक्सिक लेवल की आपकी एयर क्वालिटी हो जाती है। और उसमें जाहिर है कि जो आपकी मोटर व्हीकल्स हैं वो एक मेजर कंपोनेंट हैं, जो कि गंदे फ्यूम्स हवा में निकालती हैं और फिर वो हवा में इंक्लोज हो जाते हैं, उससे आपको ढेर सारी बीमारियां होती हैं। तो एक तो इसमें आपको क्लाइमेट चेंज में फ़ायदा होगा, आपकी इमिशंस कम होंगी, आप ग्लोबली जो पोस्ट क्लाइमेट चेंज फाइनेंसिंग का वर्ल्ड आ रहा है उसमें आप दिखा सकते हैं कि देखो जी हमारी इमिशंस ओवरऑल कम है, हमें अच्छी सस्ती फाइनेंसिंग मिल सकती है उसके ऊपर। ऑन टॉप ऑफ दैट आप पैसे बचा सकते हो जो आपकी हेल्थ केयर की कॉस्ट है, जिसको कोई देख ही नहीं रहा कि यार हर साल अगर लोग बीमार हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल फूकने की वजह से, तो उसकी कॉस्ट आ रही है, वो जा रहे हैं गवर्नमेंट अस्पतालों में, उसमें गवर्नमेंट को भी कॉस्ट आ रही है, वो जा रहे हैं प्राइवेट अस्पतालों में, तो मेरे वॉलेट को भी कॉस्ट आ रही है। तो ओवरऑल वो वाली कॉस्ट भी सेव हो जाएगी अगर आप अपनी पूरी इकोनॉमी को इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ शिफ्ट कर दें। और फिर आपकी जब कैपेसिटी पेमेंट रिड्यूस होगी, जब आपकी एक्चुअली जो है ना अपटेक बढ़ जाएगी और कंज्यूमर जो है वो पैसे देगा और आपकी जो इकोनॉमिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो पूरी हो जाएगी, तो गवर्नमेंट के ऊपर जो सर्कुलर डेट लग रहा है वो कम होना शुरू होगा, और जो एक्स्ट्रा पैसे गवर्नमेंट हमारे टैक्स के इस स्टुपिडिटी में खर्च करती है वो अब गवर्नमेंट जाएगी और जाके डेवलपमेंट में खर्च करेगी, तो ओवरऑल हमारा मुआशरा तरक्की भी ज़्यादा करेगा। अब इसमें जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स आपने देखने होंगे, कोई रियलिस्टिक स्टेप्स आपने देखने होंगे। आप ये नहीं सोच सकते कि यार हम आज सोएंगे कल सुबह उठेंगे सब कुछ इलेक्ट्रिक हो चुका होगा, या गवर्नमेंट जो है बस वो अंधाधुंध बैन लगाते और कहे कि आप सब के सब फिगर आउट करो किसी तरह इलेक्ट्रिक करने में। जाहिर है हमें सस्टेनेबल करना है, हम ये भी नहीं कर सकते कि जो 75 लाख गाड़ियाँ इस वक्त चल रही हैं उन गाड़ियों को रोक दें, बैन लगा दें कि अब तो कोई पेट्रोल वाली गाड़ी चलेगी नहीं। तो एक तरीका तो ये है कि गवर्नमेंट जो है वो पेट्रोल गाड़ियों की सेल के ऊपर परमानेंट बैन लगा दे, लेकिन आज नहीं 2 साल बाद। वो बता दे कि यार 2 साल बाद बैन लागू हो जाएगा। अब जितने भी कारखाने हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, उन्होंने ये फिगर आउट करना है कि अगले 2 साल के अंदर अंदर वो कैसे ऐसे मॉडल ढूंढें दुनिया भर में, उसकी असेंबली फिगर आउट करें, ताकि 24 महीने बाद जो है पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ अगर गाड़ी बिकेगी या मोटरसाइकिल बिकेगी तो वो इलेक्ट्रिक होगी। दूसरा तरीका ये है कि ठीक है आप बैन शैन ना करो, क्योंकि जैसे आपने बैन की बात की ना, तो ये जो गाड़ियों के एसोसिएशन वालों ने दिमाग खा जाना है, गवर्नमेंट का इन्होंने दिमाग खा जाना है हमारा, क्योंकि अमीर आदमी कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि यार उसको कोफ्तो, उसके लिए थोड़ा सा उसको हिलना पड़े, यार वो पुरानी 40 साल पुरानी ऑल्टो बेच रहा है, खैर है वो वही बेचेगा। महंगाई अगर हो रही है, मुल्क अगर खतरे में है, तो उसके लिए तो आप जो मिडिल क्लास ही हैं, आप जो गरीब हैं, आपको अनकंफर्टेबल होना चाहिए। तो अमीर आदमी तो हमेशा छोड़ डालता है। तो चले हम एक और एंगल से लाके इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट जो है वो पेट्रोल के ऊपर ₹50 कार्बन टैक्स डाल दे, और इस बेसिस पे डाले कि हर साल ₹50 मजीद टैक्स डलता जाएगा। अच्छा, अब इसमें डीजल पे आपने नहीं लगाना, क्योंकि डीजल जो है वो हैवी गाड़ियों पे इस्तेमाल होता है और उससे आपकी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स मैनेज होती है। तो होता है ना, पेट्रोल महंगा हुआ आपकी तो ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो गई, गुड्स महंगी हो गई, इन्फ्लेशन आ गई पूरी मार्केट में। ये नॉर्मली 90% इसमें चूना भी होता है, क्योंकि एक्चुअल में जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन होती है वो डीजल पे चल रही होती है। वो जो बड़े ट्रक्स हैं, जो बड़े ट्रॉले हैं, वो सारे डीजल पे चल रहे होते हैं। तो आपने डीजल पे कार्बन टैक्स नहीं लगाना, ताकि उससे ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर वो वाला इंपैक्ट ना आए। आपने पेट्रोल के ऊपर ₹50 कार्बन टैक्स लगा दिया। इससे फ़ायदा क्या हुआ? पहला, गवर्नमेंट टैक्स इकट्ठा करना शुरू करे और उस टैक्स को यूज़ करे ऑफसेट करने के लिए कि जो बिजली के ऊपर ये एक्स्ट्रा टैक्सेस ले रहे हैं ना, उस टैक्स को रिड्यूस करे। जिससे होगा ये कि कंज्यूमर अब पेट्रोल इस्तेमाल करने से डिसइंसेंटिवाइज होगा और बिजली इस्तेमाल करने के लिए इंसेंटिवाइज होगा। तो विदाउट डूइंग एनी बैनिंग शैनिंग, खुद से कंज्यूमर की डिमांड होगी कि यार मुझे बिजली की गाड़ी खरीदनी है, क्योंकि अगर वो पहले मुझे आधी प्राइस पड़ी थी, अब तो मुझे 1/3 प्राइस पड़ी है या 1/4 प्राइस पड़ी है। जहाँ पे मेरे ₹30,000 का पेट्रोल खर्च हो रहा है, वहाँ पे जो है वो ₹6,000 की बिजली के ऊपर मैं गाड़ी चला सकता हूँ। तो ऑटोमेटिकली आपने एक बेसिक पॉलिसी इंटरवेंशन से इंसेंटिव स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, उसके ऊपर लोग रोएंगे, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि आम जनता जो है वो कहेगी, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको मुश्किलात तो आएंगी, आपके पास अगेन कल आते साथ ही बिजली की गाड़ी नहीं आ जाएगी। लेकिन आपको मैंने जो मसला बता दिया वो इतना गंभीर है
कि हमें कहीं न कहीं कोई मुश्किलात झील के हमने कोई सॉल्यूशन की तरफ जाना है। तो अगर कार्बन टैक्स लगेगा, तो उस कार्बन टैक्स के एवज़ आपकी बिजली के टैक्सेस को कम करके आप एक इंसेंटिव स्ट्रक्चर बिल्ड करें, जिसमें आप लोगों को इंसेंटिवाइज़ करें कि वो पेट्रोल के बजाय इलेक्ट्रिसिटी की तरफ मूव हो। ऑटोमैटिकली आप देखेंगे कि नई गाड़ियों वाले लोग तो वैसे ही जो है वो इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ जाएँगे, पुराने गाड़ियों वाले भी बहुत सारे आप किसी तरह फिगर आउट करेंगे कि यार ये जो पेट्रोल वाली गाड़ी है ना, इसको बस सजाने के लिए अच्छी है, जाते हैं और जाके नई इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं। अच्छा, और इसी के साथ-साथ जब आप ये सब कुछ कर रहे हैं, तो आपने एक काम बड़ा ज़रूरी है, या तो आपने बैन लगाना है या आपने हेवीली टैक्स करना है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्राइस से ऊपर वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल। इससे पहले पीटीआई की गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी निकाली, लेकिन वहाँ पर बेवकूफ़ी वो ये कर गए कि उसको खुला छोड़ गए। तो पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आई, वो कौन सी आई जी? ऑडी की इलेक्ट्रिक व्हीकल, टेस्ला आ रही है, डेढ़ 2-2 लाख डॉलर की इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रही है, जिसके ऊपर वो कोई टैक्स है नहीं। तो अमीर आदमी जो है ना, वो मुल्क का डॉलर, क्योंकि ये डॉलर मुल्क का है, ये उस अमीर आदमी का डॉलर नहीं है थियोरेटिकली स्पीकिंग, वो मुल्क का डॉलर ज़ाया कर रहा है एक खिलौना खरीदने के लिए। मैं आपको एक छोटा सा नंबर देता हूँ। देखें, आप तो पीकेआर में खरीदे ना गाड़ी, यहाँ से आप जाते हैं स्टेट बैंक के पास, मुल्क के डॉलर पे अपने पीकेआर को कन्वर्ट करवा के आप एक गाड़ी खरीद रहे हैं। अगर आप एक 1 लाख डॉलर की गाड़ी खरीदते हैं जो कि आपके घर में खड़ी हुई है, उसकी प्रोडक्टिविटी भी एक फैमिली को मिल रही है, वो सिर्फ एक फैमिली को ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर रही है, और उसकी बिजली की कंजम्पशन भी एक फैमिली को मिल रही है, डॉलर टोटल इस्तेमाल हुआ है। उसी के कंपेरेबल में मैं जाता हूँ, मैं जाके कहता हूँ कि यार 10 हमने बाइट की डॉल्फिन्स मंगवा ली। अब 10-10 हज़ार डॉलर की वो जो 10 गाड़ियाँ आई हैं सेम अमाउंट ऑफ डॉलर्स के अंदर, उसमें 10 फैमिलीज़ को प्रोडक्टिविटी मिल रही है, ट्रांसपोर्टेशन मिल रही है, वो अपनी जॉब्स पे जा सकते हैं, वो अपने स्कूलों में जा सकते हैं, साथ ही 10 डिफरेंट फैमिलीज़ अब बिजली को कंज्यूम कर रही हैं। तो ऑटोमेटिकली आपकी कंजम्पशन जो है वो बिजली की ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज हो रही है। तो आपने महंगी गाड़ियों के ऊपर पर्सनली मैं तो कहूँगा बैन लगाएं, मतलब अमीर आदमी भी डॉल्फिन में ही जाए भाई, सबके सब इक्वल कुल्लू सवा सवा। लेकिन अगर आपने कहना है कि यार बैन नहीं लगाना, अमीर आदमी बहुत ज़्यादा रो रहा है, तो उस पर इतना हैवी टैक्स लगाएं कि ताकि ठीक है भाई, तुम बहुत अमीर हो, तुम्हारे बहुत स्टाइल हैं, तुम टैक्स दो और जाके शो मारते रहो, उस टैक्स को इस्तेमाल करके हम अपना सर्कुलर डेट निकाल लेंगे। अब इसमें जाहिर है, जैसा कि मैंने मल्टीपल टाइम्स बोला, कि जैसे ही हम इस तरह की कोई चीज़ करने की कोशिश करेंगे, तो एक खब जो आपको सुनने को मिलेगी ना, जिसमें पेट्रोल पंप मालिकान, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ये शेल, टोटल, पार्को टाइप्स, और जो आपकी गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर्स हैं, और ये इस तरह के तमाम लोग जो कि पाकिस्तान के अमीर लोग हैं। देखिए, पेट्रोल पंप कोई आम मिडिल क्लास का बंदा ओन नहीं करता, ये अमीर आदमी होता है जिसके पास पेट्रोल पंप का लैंड भी होता है, ठेका भी होता है। फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बड़ी कंपनीज है पाकिस्तान की, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बड़ी कंपनीज है पाकिस्तान की, ये जाके रोना शुरू कर देंगे। और ये बड़े तेज़ लोग हैं, ये ऐसे रोते हैं कि ये आपको आके ना वरगलाते हैं, आपको ब्लैकमेल करते हैं इमोशनल तरीके से, आपको कहते हैं देखो 50 रुपये बढ़ा दिया, इसको तुम्हारा ख्याल नहीं है, पेट्रोल बम डाल दिया, ये डाल दिया, वो डाल दिया। वो बेसिकली आपको जो है इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उनका खांचा चलता रहे। बेशक उससे मुल्क तबाह हो, बेशक उससे इकॉनमी तबाह हो, बेशक लॉन्ग रन के अंदर आज जो मैंने 50 रुपए का पेट्रोल बचा लिया, लॉन्ग रन में मैं उस 50 रुपए का खुमियाजा भुगत रहा हूँ महंगी बिजली के ऊपर, उस 50 रुपए का खुमियाजा भुगत रहा हूँ महंगाई की मद में, टैक्सेस की मद में, कर्जे की मद में। तो मैं कहता हूं कि यार अगर ये लोग अनकंफर्टेबल होते हैं, अगर वो पेट्रोल पंप वाले को थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे लगा के अब अपने आप को इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन लगाना है वहां पर, या ऑयल मार्केटिंग कंपनी बैंकरप्ट होती है, तो सर बहुत सारी मिडिल क्लास बैंकरप्ट हुई है इस महंगाई के अंदर। बहुत सारा आम आदमी सुबह शाम जब उसकी जॉब जाती है ना, तो उसको अनकंफर्टेबल होकर नई जॉब ढूंढनी पड़ती है। तो अगर आप लोगों का बिजनेस थोड़ा चेंज हो रहा है तो उससे कोई आफत नहीं आ जाएगी। तो मेरा मानना यह है कि कौम को अपने आप को एजुकेट करना है। ये एक नई कटिंग एज टेक्नोलॉजी है जो कि सिर्फ एक शशका नहीं है, सिर्फ एक नॉवेल्टी नहीं है, ये डायरेक्टली पाकिस्तान की इकोनॉमी को इम्पैक्ट करती है, ये उसमें बेहतरी लेकर आती है। हमें एज अ पॉपुलेशन इसको स्टडी करना है, हमें एज अ पॉपुलेशन इसको डिस्कस करना है, और हमें एज अ पॉपुलेशन गवर्नमेंट को पुश करना है कि यार वो ये पॉलिसी लेकर आएँ, चाहे दूसरी साइड रोए या ना रोए। बजाय इसके कि आपको इसके बारे में पता ही नहीं है, गवर्नमेंट अगर ये लाने की कोशिश भी करे तो दूसरी साइड आए और आपको वर्गलाए और कहे कि यार देखो तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है, और आप उल्टा गवर्नमेंट के ऊपर चढ़ जाएं। तो अपने आप को एजुकेट करें और गवर्नमेंट को पहले से पुश करें ताकि वो लोग छोड़ ना डाल सकें। और ये मैं रैंडमली ये नहीं है कि शावर में सोच रहा था यार अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ जाएं तो पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा। मैंने 4 साल इसके ऊपर बड़ी एक्सटेंसिवली रिसर्च की है, क्योंकि सबसे पहले मेरी बात हुई थी मलिक अमीन असलम साहब के साथ, जो कि मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज थे। उन्होंने उस टाइम के ऊपर ये आइडिया प्रपोज किया था 2019 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, और उन्हीं की पार्टी में हमाद अजहर साहब थे जो कि मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी थे आई बिलीव। उन्होंने जाके इसको सैबोटाज किया था, क्योंकि जो ऑटोमोबाइल लॉबी थी वो उनके पीछे लगी हुई थी कि यार आप जो है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वालों को अच्छी ईवी पॉलिसी ना दें। तो इससे आपको नजर आता है किस तरीके से वो तमाम गवर्नमेंट्स में घुसे पड़े हैं। अगर एक गवर्नमेंट के अंदर एक अच्छा मिनिस्टर अच्छी चीज़ लेकर आ रहा है, और वो मलिक अमीन साहब ने बहुत डिटेल के अंदर पूरी उसकी अकाउंटिंग की हुई थी, वर्किंग की हुई थी, और अगर हम 2019 में इसमें शुरू हो चुके होते तो आज शायद हमारी बिजली का भी एक क्राइसिस ना होता, आज हमारी इंडस्ट्री भी डेवलप हो चुकी होती और हम आहिस्ता आहिस्ता सस्टेनेबली ग्रो कर रहे होते। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये चीज़ सैबोटाज होती है पाकिस्तान में, और हम इन्हीं सैबोटाजेस की वजह से
इसी वजह से कि अमीर आदमी जो है ना वो अपने आप को अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता, उसकी वजह से आज हम इस जगह पे खड़े हुए हैं। खैर, यहाँ पर आके मैंने एक आपको ओवरव्यू दिया है, इसमें बहुत डिटेल्स हैं, आप खुद भी जाएं, रिसर्च करें, इसके बारे में पढ़ें, इसको समझें। अगर इंजीनियर्स इसको देख रहे हैं तो आप जाएं और जाके देखें कि यार एक्चुअल में जो नंबर है वो कैसा आता है, गाड़ियाँ कौन सी हैं, उनकी रेटिंग कितनी है। उसको आप रियलिस्टिकली अगर आप ख्वाब देखें कि यार इस तरह की दुनिया हो या इस तरह का पाकिस्तान हो कि 75 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ रोडों पे हों, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, उसमें कौन से चार्जिंग स्टेशंस लगेंगे, उसमें कौन से डिफरेंट ब्रांड्स जो हैं वो ऐसी सस्ती गाड़ियाँ बना रहे हैं जो कि पोटेंशियली हम पाकिस्तान में लेकर आ सकते हैं, उसमें कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसको हम लोकलाइज कर सकते हैं और उसकी लोकल प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें रिसर्च करें और साथ ही मेरे कमेंट सेक्शन में आएँ और आके डिस्कस करें, बताएं कि इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या चैलेंजेस हैं इस पूरे के पूरे थीसिस के अंदर जो मैंने आपके सामने बिल्ड किया। बट एनीवेज, मेरा ये फर्म बिलीफ है कि पढ़ा लिखा नॉलेज बेस्ड कंटेंट जो है वो फ्यूचर है पाकिस्तान का, ना सिर्फ एक ओवरऑल वैल्यू जनरेट करने के लिए, एक चेंज लेकर आने के लिए, बट आई थिंक उसकी एक बड़ी क्लियर इकोनॉमिक वायबिलिटी भी है। उसको आप करके एक सस्टेनेबल इनकम सोर्स भी बना सकते हैं। मैंने तकरीबन 14 साल इस इंडस्ट्री में लगाए हैं और मैंने ज़ाहिर है उसमें बहुत कुछ सीखा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे सक्सेसेस भी आई हैं, बहुत सारी विन्स भी आई हैं। तो मैंने रिसेंटली सोचा कि अगर मैं 15-20 लोगों को अपने 14 साल के एक्सपीरियंस का जो निचोड़ है उसकी बेसिस के ऊपर मैं सिखा दूं कि यार ये इंडस्ट्री किस तरह काम करती है, किस तरीके से यूट्यूब के ऊपर काम होता है, इंस्टाग्राम के ऊपर काम होता है, किस तरीके से वैल्यू एडेड कंटेंट बनाया जा सकता है और आप खुद एक पर्सनल अपना ब्रांड बना सकते हैं, अपनी पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं, अपने चैनल शुरू कर सकते हैं। तो आई थिंक उससे ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। तो कुछ ही अरसे में मैं एक लाइव 2 महीने का बहुत ही एक्सटेंसिव सॉर्ट ऑफ कह लें मास्टर क्लास लॉन्च कर रहा हूँ, जिसमें मैं लोगों को सिखाऊंगा कि आपकी जो पर्सनल ब्रांड है वो आपने कैसे बिल्ड करना है, ये जो ओवरऑल डिजिटल मीडिया की इंडस्ट्री है ये काम किस तरह से करती है, ये ऑपरेट किस तरह से करती है, इसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी कैसी है, उससे पैसे किस तरह कमाए जा सकते हैं, उसका कंटेंट किस तरह बनाया जा सकता है। ये बहुत ही फंडामेंटल लेवल कोर्स होगा, इसमें हैक्स और ट्रिक्स नहीं होंगी। इस पे जो पूरी इंडस्ट्री की कोर है ना वो मैं आपको समझा दूंगा। इसमें बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, कोई तकरीबन 15 से 20 लोग मैं स्टार्ट में पहले बैच में लूँगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे मेरी वेबसाइट आ रही है, उसमें लिंक डली हुई है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और जाके अपना ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। जैसे ही हमारा प्रोग्राम लॉन्च होगा तो हम आपको ईमेल कर देंगे। मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर दे दूँ, ये एक पेड प्रोग्राम होगा, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो तभी साइन अप करिएगा। फ्री कंटेंट मैं यूट्यूब पर डाल रहा हूँ, मैं डालता रहूँगा। ये एक टारगेटेड एफर्ट के साथ मैं बहुत इसमें मेहनत कर रहा हूँ, मैंने पूरा करिकुलम बनाया है। मैं आपको लाइव आके तमाम चीज़ें सिखाऊंगा भी और साथ आपके तमाम सवालात के जवाबात भी दूंगा। तो ऑब्वियसली इट इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ माय टाइम, इट इज़ गोइंग टू बी एक्सपेंसिव, तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जाइएगा। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे लिंक के ऊपर क्लिक करके आप साइन अप कर सकते हैं। अपना सिर्फ अपनी ईमेल एड्रेस डालना है एंड देन विल सेंड यू एन ईमेल व्हेन इट्स रेडी। इसके अलावा मैं फ्राइडे को Q&A एपिसोड कर रहा हूँ, तो अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप thoughtbehindthings@gmail.com के ऊपर हमें भेज सकते हैं और इंशाल्लाह हम फ्राइडे वाले एपिसोड में उनको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो हमें सपोर्ट करते हैं, और अगर मजीद ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्ट्राइप की लिंक नीचे दी हुई है, आप उसके ऊपर क्लिक करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। बट एनीवेज, दिस वाज सैयद मुज़म्मिल हसन ज़ैदी, यू आर वॉचिंग दिल की बात। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।